पाकिस्तान में हो रहा है, जिस शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ किए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने 70 साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी। हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमारी माइशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है, माइशत तबाही की तरफ जा ही इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। ये जो दो बड़े खानदान जिनकी चोरियों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, ये जरदारी और शरीफ खानदान के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी चोरी के ऊपर। करप्शन होती है मुल्क का पैसा चोरी करना है, इनकी करप्शन पे मुल्क का जो इन्होंने पैसा चोरी किया वो किताब उनकी किताब में है, तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है NRO 2 दे के। जी हाँ, इमरान खान तकरीबन रोज ही खिताब कर रहे थे, लेकिन आज आपने देखा कि उनके खिताब में जोश व खरोश भी था। ऐसा लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर अब सेहतयाब हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कॉल दी है कि हफ्ते यानी 17 दिसंबर को वो दोनों असम्बलियाँ यानी KP और पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान करेंगे। साथ ही इमरान खान ने ये भी कहा कि वो कौमी असम्बली के में स्पीकर के सामने तमाम अरकान खड़े होकर मुस्ताफ़ी देंगे। इमरान खान का ये बड़ा ऐलान वो कि काफ़ी दिनों से मुतवक्को था, लेकिन एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी कॉल दे रहे थे, लेकिन फाइनली आज की नशिस्त के बाद, आज की मीटिंग के बाद इमरान खान इस पर पहुंच चुके हैं। और इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने कहा कि पंजाब और KP असम्बली की तहलील का ऐलान करेंगे। उन्होंने शर्मनाक तरीके से कहा कि डाकुओं के केसेस माफ़ किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये देखिए, सलमान शहबाज जिस पर 16 अरब रुपए के केसेस थे, नौकर के नाम पर जराया कर रहा था, वो वापस आ गया। इसाक डार के बारे में कहा कि जनाब उसको भी ड्राई क्लीन कर दिया गया। यानी आज इमरान खान का खिताब ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन पर नहीं बल्कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े हुए जिस तरह 7-8 साल पहले करते थे उसी तरह कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ख़ास तौर पर वज़ीराबाद पर हमले के बाद इमरान खान की जो तबीयत थी, सेहत थी, जिस तरह वो जलसे जुलूसों में आ रहे थे, उससे लग रहा था कि वो अभी तक सेहतयाब नहीं हुए हैं। लेकिन आज का खिताब, आज के बड़े बड़े ऐलान ये बता रहे हैं कि खान साहब अब दो हाथ करने के लिए हुकूमत और उससे इत्तेहादी के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं। शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आप मेरे ख्याल फॉलो कर रहे होंगे ख़ास तौर पर वज़ीराबाद का हमला जो हुआ था और जिसमें वाकई बाल बच गए, टांग में गोली लगी। कुछ लोग कहने लगे डराने के लिए किया है। गोली डराने के लिए नहीं मारी जाती, खासतौर पर जलसे में गोली तो फिर कहीं भी लग सकती है, लेकिन कुछ अरसे वो जमा पार्क में महदूद हो गए थे। खिताब में वो जोश नहीं था, लेकिन आज आपने भी शायद फॉलो किया हो, इमरान खान पूरे जोश व खरोश से ऐसे ही नजर आए जैसे वो पिंडी में खड़े हों या लाहौर के जलसे में खड़े हों। क्या ख्याल है हिलाली साहब? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो कहते हैं कि बैक टू द बिगिनिंग जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, लगता ये है कि इन्होंने वही स्टांस लिया है। और मैं समझता हूँ, मुझे थोड़ा सा इस बात पे अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है कि एक्चुअली लोग दूसरे पार्टी तो खैर वो तो इकट्ठे हो गए हैं इनके खिलाफ। मैं नहीं समझता कोई पार्टी है जो इनके खिलाफ नहीं है, मगर लगता ये है कि कुछ जो न्यूट्रल जो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को और ये वो न्यूट्रल, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा सब लोगों को, इनके सपोर्टर्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शंस के बारे में। आपने जिक्र किया ये जो कह रहे हैं, उसका जवाब मैंने कहा बैक टू द बिगिनिंग, वही पुराना स्टांस, अग्रेसिव स्टांस, वो जो रैलीज और किताब में होते थे इनके, वही स्टांस है, बिल्कुल सही। मगर ये क्यों बैक टू द बिगिनिंग और बैक टू इलेक्शंस और बैक टू, क्या अभी मैं बता रहा हूँ कब और ये वो, मैं समझता हूँ क्या उसमें मुल्क का फायदा है? माने इमरान साहब ऑब्वियसली थिंक्स तो, और बहुत सारे लोग उनके साथ एग्री करते हैं, मगर 2-3 सवाल है जो मेरे माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सवाल ये है मुजाहिद साहब कि 40 बिलियन लगेंगे रुपया, 40 बिलियन लगेंगे इलेक्शंस के लिए। 31 बिलियन लगे थे लास्ट इलेक्शंस, और इस वक्त मेरे ख्याल में 40, और इससे पहले 1-2 सेंसस हैं जो कंप्लीट होने, वो भी जरूरी है। एक दूसरी बात ये है कि आप समझते हैं कि ये पार्टी, इनकी पार्टी
या दूसरी पार्टी। चलिए मैं तो कह देता हूं ये जीत के ये आएंगे और शायद जीत के आएंगे, और आप समझ जाएं कि ये 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। चलिए हम कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आएंगे, मगर 2 स्टेप्स इनको लेने होंगे हमारे इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। आप समझते हैं ये विथस्टैंड कर सकते हैं जो पब्लिक का रिएक्शन होगा, जो ब्लो बैक होगा? क्या आप समझते हैं कि वो 30 लीटर फी गाड़ी जो 1 हफ्ते के लिए दिया जाएगा, क्या आप समझते हैं कि वो 2.5 मिलियन जो इस वक्त हमारे फाइलर्स हैं, टैक्स फाइलर्स, उसको 13 और 15 मिलियन करना है, और अगर ना हो और वो टैक्स ना दें, उनको जो फाइन्स लगने हैं, क्या उसके लिए ये तैयार हैं? क्या 6 बजे और 5 बजे दुकान बंदने के लिए तैयार हैं? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बेल्ट टाइटनिंग होगी, ऑस्टेरिटी होगी। मैं नहीं समझता कोई पार्टी, नो पार्टी जितनी भी पॉपुलर हो, वो विथस्टैंड कर सकेगी उस किस्म का ब्लो बैक, उस किस्म का ऑस्टेरिटी, खास तौर जब दूसरे जो पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है वो कहते रहेंगे कि ये सब देखिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं इस वक्त उनके खिलाफ। तो क्या जब एक जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर केपी और पंजाब असम्बलियाँ दोनों अगर तहलील हो गई और इसी तरह कौमी असम्बली के अरकान स्पीकर के सामने इस्तीफे देंगे तो 70% जो है पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, यानी वो पाबंद होते हैं कि 90 के दिन कह दें। तो आप ये समझते हैं कि ये तो कह रहे हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान ने तो खुलकर कह दिया कि अगस्त नहीं 1 साल के लिए और इलेक्शन जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो एक जनरल इलेक्शन हो जाएगा, एक बड़ा बुरहान नहीं पैदा हो जाएगा? मैं समझता हूँ जनरल इलेक्शंस के मैंने बता दिया है, और ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये तो लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे, ये खुद नहीं कर सकेंगे। ये जो कह रहे हैं कि 1 साल पर हम ज्यादा ले जाएंगे, ये इतने अनपॉपुलर हो गए हैं, और जो बाकी महीने हैं उसमें उससे भी ज्यादा अनपॉपुलर हो जाएंगे कि मैं समझता हूँ कोई नहीं मानेगा। देखिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है जो पहले हो चुका है और वो हमने देख लिया है बांग्लादेश में। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स और चीफ जस्टिस को बिठा दिया और चीफ जस्टिस को कहा है ये पॉलिसीज तो ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट, इसको इम्प्लीमेंट करो, बाकी हम देख लेंगे। उस वक्त तो फौज उनकी एक्टिव थी, बाकी हम ये लॉ एंड ऑर्डर ये वो हम देख लेंगे, मगर ये पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो जरूरी है, जो IMF चीख रहा है और कह रहा है, देखिए मुजाहिद साहब, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, IMF आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप कुछ शर्तें उनके नहीं माने, और उन शर्तों को मानने के लिए आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए। आप तैयार हैं? कोई पार्टी तैयार है कि आप चाहते हैं 6 महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और फिर 40 बिलियन रुपया और खर्चे अगले इलेक्शन पे? जब अगर ये जो ख़ास तौर पर तोशाखाना केस था उसमें गो के वो जो मरकज़ी किरदार था उमर ज़हूर फारूक, पता चल गया कि वो एक फ्रॉड आदमी था, नॉर्वे में उसको केस थे, घाना में उस पर केस थे, यहाँ उसकी बीवी ने कहा था पैसे लेके भाग गया, लेकिन उसकी पूरी बुनियाद पर इमरान खान पर एक घड़ी, आप समझते हैं कि वो उसने इमरान खान को डिफेंसिव पे डाला? अब तो खैर उन्होंने कह दिया है कि मैं उस इदारे को दुबई में और बरतानिया में केस करूँगा, लेकिन ये जो एक मुनज़्ज़म तरीके लगाई उससे इमरान खान डैमेज हुए? बिल्कुल नहीं हुए। ये सब ये सिर्फ उनके दिमाग में हुए, ऑपोजिशन के, ये जो गवर्नमेंट के दिमाग में, बिल्कुल डैमेज नहीं हुए। अगर डैमेज होता, अगर इनको कोई डैमेज होता जब से निकाले गए, आप समझते हैं ये इलेक्शन करता और आप समझते हैं ये 2/3 से जीतने का इम्कान रखता? देखिए जो भी आप कहेंगे, क्या आप ये दीवाने हो गए? क्या बातें कर रहे हैं? ये सब छोड़ें, तोशाखाना केस में कुछ नहीं है, घड़ी का केस में कुछ नहीं है, होक्स। उन्होंने, जैसे उन्होंने एक घड़ी कोई तोहफा मिला था, उनको मिला था MBS से, मुझे मिला था बहरीन के से जो भी है अमीर से। मैंने पूछा कितना है, उन्होंने कहा उस वक्त 1994-95 में उन्होंने कहा 1 लाख का है। मैंने कहा ये तो 5 गुना मेरे तनख्वाह से ज्यादा है उस वक्त का, मैं तो नहीं ले सकता।
इधर उधर 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 करके उन्होंने कोई 50,000 तक ले आया। उसके बाद मुझे सिर्फ 20% देना पड़ा, मैं 20% दे दिया। वो घड़ी मेरी हो गई, आज तक है मेरे पास, मैंने बेचा नहीं, मगर वो घड़ी मेरे पास आज तक है। तो वो घड़ी को अगर मैं फुटबॉल खेलूं या खा जाऊं या फेंक दूं, किसको कंसर्न है भाई? ये पता करें कि उन्होंने वो परसेंटेज जो वैल्यूएशन कैबिनेट डिवीजन ने किया था उतना दिया है कि नहीं। अगर उतना दिया है और कैबिनेट डिवीजन से घड़ी चोरी नहीं हुई, उन्होंने उठा के इनके पोजीशन में दे दिया, तो ये क्या केस है? इलाजब एक और, आज इमरान खान ने इधर तवातुर से जनरल कंवर बाजवा का नाम लेकर और कहा है कि उन्होंने फासले बढ़ाए अवाम और फौज के दरमियान, और गालिबन ऐसी मिसाल कम मिलती है क्योंकि साबिक़ा चीफ गालिबन जनरल राहील, जनरल कियानी, मुशर्रफ का मामला दूसरा था पहले, अब उन्होंने खुलकर कहा है और मौजूदा आर्मी चीफ को उन्होंने खुशामदीद भी कहा है। तो ये जो पाकिस्तान में अब, और फिर सॉरी टू से बाजवा साहब ने की वो वजाहत भी नहीं आई कि 12 अरब 50 करोड़ रुपए जो आए थे उनकी फैमिली पे 2-4 लोग बरतरफ किए गए। तो इमरान खान, अगर इसका मतलब ये कि बैक वक्त सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों से जो लड़ रहे हैं, ये हिकमत अमली दुरुस्त है? देखिए, मेरे ख्याल में उनका जो वो कर रहे हैं शायद एडवाइजेबल नहीं है। देखिए, क्या फायदा है इस किस्म के क्रिटिसिज्म करना जब वो बंदा ही नहीं है। अब आपका जंग उस बंदे के साथ से खत्म हो गया है ना। अब कोई नया लीडरशिप आ गई है, इनसे आप इनसे आप बातें करें, इनसे आप एक इक्वेशन फॉर्म करें। उस बात कहने का अगर आपको बेहतर फील करते हैं तो ठीक है। मेरे ख्याल में दूसरों को भी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि कुछ बातें उनके पर भूल जाएं, इग्नोर इट। और कुछ बातें हैं उनके जो पॉजिटिव हैं कि नई रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, कायम करें उसके साथ। ये क्या है कि हर बात हर लफ्ज पे अटके रहे और कहे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, कह दिया, खत्म करो, कह दिया, उस पे वो नहीं अमल कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है बाजवा के खिलाफ। और अगर बाजवा के खिलाफ कुछ है अदालत के खिलाफ तो ठीक है, कोर्ट करे। मगर अब आप सोचिए कि नया लीडरशिप, एक नया राब्ता होना चाहिए इनके साथ। खामखा लड़ के व्हाट गुड डज इट सर्व? आखिरी अगर मैं आपसे ये सवाल करूं और आप फॉलो कर रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि शरीफ हुकूमत किसी भी सूरत में, इमरान खान इस पोजीशन में जो यहाँ खड़े हैं, इलेक्शन की तरफ 2023 में जाएगी अगस्त या सितंबर आइन कानून के मुताबिक? आप कहते हैं कि शरीफ हुकूमत जाएगी कि नहीं इलेक्शन की तरफ? मैं समझता हूं वो हर कोशिश करेंगे। देखिए, मैं वो आदमी हूं जो कहा था कि इनका एग्रीमेंट हो गया है। किसका? गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का। क्या एग्रीमेंट? कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। और मैंने अनाउंस किया था और मैंने कहा था कि ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा था उस वक्त 3-4 दिन पहले, मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कहा कि ये हिसाबदार 4-5 दफे मिल चुका है प्रेसिडेंट अलवी से, और इनका इसी चीज पे बातें हो रही हैं, इलेक्शन डेट पे, और अब अग्रीमेंट हो गया है। मगर नहीं हुआ, फिर वो अनाउंसमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? और मैंने ये भी कहा 2-3 दिन पहले कि जरदारी साहब ने और मौलाना साहब ने फोन किया नवाज शरीफ को और कहा कि आप क्या कर रहे हैं? अगर आप जल्दी कराना चाहते हैं इलेक्शन, माने कि क्यों आप अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शन होंगे, ये वो क्या जरूरत है आपको? सबको पता है इलेक्शन व्हेन दे मस्ट बी। और ये भी पॉसिबिलिटी ओपन करना चाहते थे कि शायद एक्सटेंशन ले लें। बहरहाल उन्होंने कहा आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अभी तक तो आपके खिलाफ केसेस हैं, केसेस भी नहीं खत्म हुए। मेरे ख्याल में वो एक रिएक्शन ये था कि ये सुलेमान और सलमान साहब, जो भी इनका नाम है, सुलेमान नवाज आ गए। वो जब आए हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने कभी उम्र में सुना है कि आने के पहले हम सबको पता था, इसलिए तो सुना है कोर्ट्स ने उनको कहा था, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, सबको पता था कि वो अरेस्ट नहीं होंगे।
एक भगोड़ा वापस आ रहा है, वो टेक्निकली भी अरेस्ट नहीं होंगे, ना वो जेल जाएंगे, ना वो 1-1.5 दिन जेल में ये करेंगे। बट कहा गया था कि वो अरेस्ट भी नहीं होंगे और बेल भी उनको मिल जाएगी 2 दिन बाद, और वही हुआ। तो फिर मेरा ख्याल है अब जब उन्होंने अपना ट्रेलर भेज दिया है तो नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, बेटा भेज दिया। नवाज शरीफ ने कहा आपको पैकिंग वैकिंग, मगर अब मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब तो और भी चाहते हैं। वो कहते हैं पहले बताओ कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा। अब आप सोचिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको खत लिखा था जिसमें कहा था कि तुम तो इन वायलेशन ऑफ द लॉ बाहर ठहर रहे हो, तुमने अश्योरेंस दी थी, तुम्हें वापस आना है, फर्ज है। उसका कोई जवाब ही नहीं आया। अब वो 2 साल 3 साल बाद उस जवाब के इन द सेंस के जवाब ये है कि वो वापस आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि कोर्ट ये कह सकता है कि हम तुम्हें नहीं छुएंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे? सो फाइनली आपको आज इमरान खान का जो खिताब था, जो लहजा था, जो बयानिया था, जो एक ख़ास किस्म की जो एक चमक होती थी, वो वापस लौटती नज़र आई। और अब हम ये समझें कि 17 दिसंबर को वाकई वो ऐलान करेंगे और ये जो नया साल शुरू होगा इमरान खान मैदान में होंगे लास्ट फाइनल 2-2 हाथ करने के लिए। बिल्कुल, वो तो करना पड़ेगा। जो आदमी ने कहा है कि जो भी हो जाए, जब भी इलेक्शंस हो, मैंने 2/3 मेजॉरिटी लेना है, क्या अब वो कह सकता है कि मैं नहीं चाहता इलेक्शन, क्या आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन? वो तो कह ही नहीं सकता है ना। वो तो करना ही शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, इनसे इंतहाई तफसील से हिलाली साहब इमरान खान की मुस्तक़बिल की सियासत और इस वक्त जो कुछ सूरत हाल हुकूमत की ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से है, फिर शरीफ ख़ानदान के हवाले से है, उस पर अपनी बड़ी आपको इल्म है कि एक बड़े जहादीदा सफारतकार तजियाकार हैं, राय दे रहे थे। इमरान खान का जैसे मैंने कहा कि गो के कई पिछले हर हफ्ते वो शाम को खिताब मीटिंगों से के बाद करते थे, लेकिन आज का खिताब इंतहाई जारहाना था, फैसला कुन था। और ये इसलिए कि अगर 17 दिसंबर को इमरान खान असम्बलियों की तहलील का ऐलान नहीं करते, कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होते, तो फिर गालिबन वो जो इस वक्त बड़ी तादाद में लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो फैसला कुन कोई ऐलान करें, उससे शायद फिर मायूसी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, उनको लब लहजा, उनका बयानिया यही कह रहा है कि अब इमरान खान अपनी सेहत के एतबार से, जहनी तौर पर भी और अपने कारकुनों और हामियों के साथ भी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से 2-2 हाथ कर दिए जाएँ। ब्रेक की तरफ चलते हैं और हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। सियासी बहरान अपनी जगह, हुकूमत और इमरान खान की अपनी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इस वक्त इस बात पर तमाम ही स्टेक होल्डर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुल्क इंतहाई संगीन माशी बहरान से गुज़र रहा है। और इस वक्त हमारे जो जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर इंतहाई कम सतह पर हैं। IMF का बेल आउट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कोई $7 अरब का अगर आ भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और डिफ़ॉल्ट की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, हत्ता कि ख़ुद नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल भी ये कह चुके हैं कि IMF बेल आउट नहीं आया तो हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, मुमताज़ माहिर मईशत, तो बड़ी गहरी नज़र डॉक्टर साहब के पास होती है, ख़ास तौर पर फैक्ट्स फिगर के एतबार से मैंने बहुत कम लोगों को इतना परफेक्ट देखा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जब भी जहमत देता हूँ आप तशरीफ़ लाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट IMF के जो बेल आउट पैकेज है, कहते हैं वो $7 बिलियन का है, ये डिफ़ॉल्ट की तलवार हम पर लटकी रहेगी डॉक्टर साहब? बरेली साहब ठीक कह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं कैटेगोरिकली इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। और उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ।
डिफॉल्ट की जब भी बात की जाती है तो बात की जाती है कि किसी मुल्क ने बॉन्ड्स की मद में कर्जा ले रखा हो और जो तारीख हो बॉन्ड की मैच्योरिटी की, उस तारीख में अगर वो मुल्क उसकी अदायगी न कर पाए तो फिर वो मुल्क डिफॉल्ट में चला जाता है। अब जरा पाकिस्तान की जो जमीनी हकीकत है वो सामने रख लीजिए। हमारे ऊपर तकरीबन 130 या 135 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जात हैं और उस 130 अरब में से जो बॉन्ड्स की मद में कर्जात हैं वो सिर्फ 9 अरब डॉलर के हैं। एक बॉन्ड हमारा मैच्योर हुआ था दिसंबर की 5 तारीख को, उसकी मुकम्मल 100% पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने कर दी। इसका मतलब है कि किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब जो कैलेंडर ईयर आ रहा है, जो साल आ रहा है 2023 का, उसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हो रहा है वो 15 अप्रैल सन 2024 में होगा। तो 16 महीने तक तो बरेलवी साहब आप समझिए कि किसी किस्म डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। 16 महीने के बाद तक अप्रैल का बॉन्ड 2024 का मैच्योर होगा, तो उस वक्त तक मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मोहतरम फ़ारूक सलीम साहब, मैं तो एक जैसे स्टूडेंट्स हूँ और आप जैसे पूरा अथॉरिटी है मईशत पर, सवाल करते हुए ज़रा ज़बान लड़खड़ाती है कि ये भी तो हकीकत है कि जो आप कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और जो पैसे हमें ज़रूरत थे वो हमारे पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि इस वक्त मुल्क में तारीख़ के सबसे तरीन यानी जो हाल ही की कोई 6-6.25 अरब डॉलर गालिबन हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं, जबकि हमें अदायगियाँ करनी है कोई 18 अरब डॉलर की अगले 3 महीने में। तो कैसे होगा ये डॉक्टर फ़ारूक सलीम? एक बरेलवी साहब, इकोनॉमिक्स के अंदर तफरीक करना जरूरी है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट का खत्म हो गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, इसको मईशत में करेंसी क्राइसिस कहा जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। जिस क्राइसिस में, जिस बहरान में इस वक्त पाकिस्तान पड़ा हुआ है, उसको इकोनॉमिक्स की जुबान में करेंसी क्राइसिस कहते हैं। आसान अल्फाज में आप कह लें कि डॉलर्स का एक संगीन, एक खतरनाक, एक शदीद किस्म का फुकदान है जो सामने आ गया है। ठीक। अब ये खतरनाक क्यों है? पाकिस्तान, आप देखिए कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास इंपोर्ट करेंगे इस साल, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट करते हैं, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट होता है जिससे हमारे बिजली घर चलते हैं, एलएनजी कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अद्वियात इंपोर्ट करते हैं। ये सारी लंबी लिस्ट जो मैंने आपके सामने रखी, ये हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए। और डॉलर, जैसे आपने भी बताया कि स्टेट बैंक का खजाना तकरीबन खत्म हो गया है। आप अंदाजा कीजिए कि 220 मिलियन, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और स्टेट बैंक के पास हमें बताया जा रहा है कि लगभग 7 अरब डॉलर पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि 4 या 5 हफ्ते से ज्यादा का इंपोर्ट कवरेज नहीं है। तो मेरी आपको गुजारिश ये है कि तफरीक करना बड़ा जरूरी है। डिफॉल्ट एक मुख्तलिफ चीज है। फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे आपने कहा, मैंने आपको करेंसी क्राइसिस का बताया। मईशत वाकई में एक बहुत संगीन करेंसी क्राइसिस का बहरान है, उसमें पड़ी है और ये रोजाना की बुनियाद पे खराब से खराबतर होता चला जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके जिम्मेदार तो हम खुद हैं ना। अब आप खुद जब ये कहते हैं कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास भी अब करने जा रहे हैं, हम पेट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन हम यानी हम चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मोबाइल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लिपस्टिक और पाउडर और यानी जो शायद तय्युश जिन्हें कहलाते हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये जो तवाज़ुन है तिजारत का, जो जैसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, कैसे पूरा होगा? जबकि एक्सपोर्ट, आप मुझसे कि आपको क्या बताऊँ, खुद आप एक अथॉरिटी हैं। तो ये जो शायद तय्युश है जो हमारी अशराफिया कर रही है, वो तो आम आदमी भी पड़ता है ना डॉक्टर साहब, वो सफ़र करता है डॉक्टर साहब। नहीं बरेलवी साहब, मैं ये नहीं समझता हूँ। देखिए, जितनी चीज़ों का भी आपने जिक्र किया, आपने लिपस्टिक का जिक्र किया, आपने आईफोन्स का जिक्र किया, आप अंदाजा कीजिए कि हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर तक की होती है।
और जिन अशिया का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको हम लग्जरी गुड्स कह देते हैं, वो आप समझिए कि $1.5-2 बिलियन से ज्यादा की नहीं। अगर आप उनको बंद भी कर देंगे तो वो कोई हमारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी टोटल इंपोर्ट्स जो हैं वो लगभग 19-20% जीडीपी का हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया भी इतना ही कर रहा है, नेपाल भी इतना करता है, बांग्लादेश भी इतना करता है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोर्ट के साथ, हुकूमत भी यही सोचती है कि हमने इंपोर्ट्स को कम करना है और इंपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा प्रॉब्लम एक्सपोर्ट के साथ, हम एक्सपोर्ट करते हैं तकरीबन 10% अपना जीडीपी का, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 20% अपनी जीडीपी का, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है तकरीबन 20%। तो दुनिया भर जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं उनकी एक्सपोर्ट हमसे 2 गुना ज्यादा है और इंपोर्ट का लेवल तकरीबन हमारे बराबर है। तो प्रॉब्लम इंपोर्ट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारी एक्सपोर्ट के साथ है कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। जो हमने नतीजा निकालना है वो निकालना है तिजारती खसारे का। तो तिजारती खसारा हुकूमत कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट कम करके हम तिजारती खसारा पूरा कर लें। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हमने एक्सपोर्ट बढ़ा के अपना तिजारती खसारा कम। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट हमारी कम है और बांग्लादेश की मिसाल दी, भारत की दी, तो जब चाइना जैसा हमारा मुल्क जिसे हम बड़ा मुकद्दस कहते हैं उसकी दोस्ती को, वो हमारी वहाँ एक्सपोर्ट हमारी $2 अरब रह गई है और इम्पोर्ट $20 अरब है, तो जब वो हम नहीं उनको राज़ी कर पा रहे कि हमारी चीज़ें खरीदें, तो फिर तो ये होगा ही ना सूरत हाल। डॉक्टर साहब जी, अब जो नुक्ता आपने उठाया है चीन की तजारत के हवाले से, वो दुरुस्त उठाया है, लेकिन जो जज्बात हैं और जो मईशत है उनमें भी एक तफरीक कर लीजिए। जज्बात किसी और मकसद के लिए होते हैं और माशी हकीकत जो है, कोई दुनिया का मुल्क जो है वो ना हमारा दोस्त है और ना हमारा दुश्मन है। हर मुल्क के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के भी अपने मफादात होने चाहिए। आप जज्बात की बात जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया कि अभी ख़बर आई है गवादर में कि कहीं जो ईरानी तेल था उसमें बड़े पैमाने पर आग लगी है। हम अपनी ब्यूरो चीफ से मालूम करेंगे क्या तफसील है, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मकरान का बड़ा हसास शहर हमेशा इधर ख़बरों में रहा है, ख़ास तौर पर जो मुजाहरे, जलसे, जुलूस, फिर चीनियों पे हमले, और अब ख़बर आई है कि वहाँ पर डंपिंग पॉइंट जो है वहाँ पर जहाँ पर ईरानी ऑयल या डीज़ल बड़े पैमाने पर था, वहाँ पर आग के शोले जो है भड़कते दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी क्वेटा की ब्यूरो चीफ बुशरा कमर मौजूद हैं। बुशरा, ये क्या खबर आ रही है आपकी, ये जो वाक़या हुआ है, कितने यानी दूर दूर तक यानी इसके शोले देखे जा रहे हैं, गवादर से खबरें आ रही हैं बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, ये गवादर में कंटानी का इलाका है जहां पर डीजल के और पेट्रोल के डिपो हैं छोटे मोटे। तो उनमें से एक डिपो में जो है वो वहां जो जनरेटर रखा था शॉर्ट सर्किट के बायस उसमें आग लग गई एक डिपो में, और देखते ही देखते वहां उसने मजीद जो 10 डिपो थे उनको भी अपने लपेट में ले लिया। उस इलाके में जो है फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद न होने की वजह से काफी मुश्किलात देखने में आई। वहाँ मौजूद जो कश्तियां रखी गई थी चलती, वो भी 12 कश्तियां जलकर खाक हो गई, जबकि वहां मौजूद मुकामी लोगों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर तो काबू पा लिया। बड़े नुकसान से, मजीद बड़े नुकसान से इलाके को तो बचा लिया, लेकिन इस बात का अफसोस करते रह गए कि करोड़ों रुपए का उन पर नुकसान हो गया। 10 डिपो जल गए, कश्तियां जल गई, वहां मौजूद गाड़ी थी एक, वो भी उसमें जलकर खाकसर हो गई। और अगर जो है वहां के मुकामी लोग इस आग पर काबू पाने के लिए अपनी मदद आग के तहत कार्रवाइयां ना करते तो शायद इस वक्त ये आग अब तक काफी इलाकों तक पहुंच। लेकिन बुशरा, ये हैरत की बात है बुशरा, ये हैरत की बात नहीं है कि गवादर जिसे सिपेक का गेटवे कहा जाता है, राहदारी कहा जाता है, बड़ा अहम और हसास शहर है, बड़ी तादाद में चीनी वहाँ मौजूद हैं,
और वहाँ इतने बड़े पैमाने पर आग लगे और वहाँ फायर ब्रिगेड ना पहुँच सके, कश्तियाँ जलती रहें, आग जलती रहे बुझाएं घंटों में, तो इसकी तो सॉरी टू से मुकामी इंतज़ामिया क्या, इसे तो हम फिर बलूचिस्तान हुकूमत की नाअहली करार देंगे ना कि वो इस हसास शहर में, जबकि उन्हें इल्म है कि बाहर से भी वो हमले की जद में वहाँ नहीं एहतियाती तदबीर कर पा रहे। जी अब यही तो मसला चल रहा है कि गवादर में जो चल रही है वो बुनियादी हक के हवाले से चल रही है, क्योंकि बुनियादी सहूलियात की मैसर नहीं है। तो अब जिस तरह से आग लगने का वाकया पेश आया, कल को खुदा न खास्ता किसी और ऐसी अहम जगह पर, अहम इमारत में अगर आग लग जाती और इसी तरह की सूरत हाल हुई कि वहां पर भी फायर ब्रिगेड का अमला ना पहुंच सका, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कहा जाता है कि जी यहाँ पर तरक्की की जा रही है, लोगों की तरक्की की बातें हो रही हैं, गवादर पोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन जब यही बुनियादी सहूलियात वहां पर मौजूद नहीं होंगी तो लोगों का एहसास महरूमी मजीद भी बढ़ता जाएगा। अब जिस तरह से वहाँ के मुकामी लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वहाँ पर मौजूद इंतजामिया पर, हुकूमत पर आयद होती है। और अब यकीनन वहाँ के जो मुतासरीन हैं वो यही मुतालबा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत और इंतजामिया उनके इस नुकसानात का जो है वो फौरी तौर पर अजाला करे, क्योंकि उनके पास जो है कोई और अल्टरनेट जरिया नहीं कि वो अपने इस नुकसान से जो है वो बच सके। शुक्रिया। बुशरा कंवर कोयटा से हमें इत्तला दे रही थी कि गदर में जो वाक़या और सानिया हुआ है उसे मुकामी ही नहीं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो है इस हसास इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से भी कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिलरी को इजाज़त दीजिए।